डियर स्टूडेंट्स, इकोलॉजी और फाइटोजियोग्राफी के पेपर में आज हम वाटर पॉल्यूशन या जल प्रदूषण के बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ वाटर पॉल्यूशन? वाटर पॉल्यूशन क्या है? पृथ्वी पर जो उपलब्ध जल है वह महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है और इसका हम सिंचाई, उद्योग, यातायात, घरेलू कार्य, स्वच्छता प्रबंधन, अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन इत्यादि में उपयोग करते हैं। सजीवों में भी प्रोटोप्लाज्म का ये एक मुख्य घटक होता है। जलीय परिस्थिति के तंत्र में भी कई तरह के जीव जंतु पादप निवास करते हैं। तो आजकल जो बढ़ती आबादी है इसकी वजह से जल में रहने वाले जीव जंतु पादप और विभिन्न वाटर रिसोर्सेज प्रदूषित हो गए हैं। इसका मुख्य कारण मनुष्य द्वारा संचालित नगरीय विकास, औद्योगिकरण और अन्य विकासी गतिविधियां हैं। आधुनिक युग में जल प्रदूषण की समस्या से पूरा विश्व प्रताड़ित नजर आता है। हमारे देश की लगभग 14 बड़ी नदियां और बहुत सी झीलें प्रदूषित हो गई हैं। भारतीय नदियों में सर्वाधिक जल प्रदूषण दामोदर नदी में पाया जाता है और यहाँ पर जो गुलित ऑक्सीजन है उसमें उसका पूर्णतः अभाव हो गया है। तो जल प्रदूषण को अगर हम डिफाइन करें तो हम ऐसे कह सकते हैं, विभिन्न प्रकार की मानव गतिविधियों तथा अपशिष्ट पदार्थों के निष्पादन के कारण जल के गुणों में आए वे हानिकारक परिवर्तन जिनके परिणाम स्वरूप जल पीने, घरेलू कार्यों, मत्स्य पालन एवं कृषि कार्यों के लिए पूरी तरह अनुपयोगी हो जाता है, उसे जल प्रदूषण कहते हैं। तो जल प्रदूषण को अगर हम डिफाइन करें तो उसको हम इस तरह से कर सकते हैं, मानव गतिविधियों और अवशिष्ट पदार्थों के निष्पादन के कारण जल के जो विभिन्न गुण हैं जिसके कारण वह हम उसका उपयोग करते हैं, उन गुणों में हानिकारक परिवर्तन आ जाते हैं और वह जल पूर्णतया अनुपयोगी हो जाता है, उसे जल प्रदूषण कहा जाता है। दूसरे शब्दों में इसको और अगर हम परिभाषित करें तो जल में किसी भी प्रकार के जैविक, कार्बनिक या अकार्बनिक अवांछित पदार्थ को पाया जाना जिसके कारण कि जल के गुणों का ह्रास होकर घातक प्रभाव उत्पन्न होता है और जल की उपयोगिता कम हो जाती है, उसे जल प्रदूषण कहा जाता है। तो जल प्रदूषण की एक और डेफिनेशन है कि जल में किसी भी प्रकार के जैविक, कार्बनिक या अकार्बनिक अवांछित पदार्थ जो कि जल के गुणों का ह्रास करते हैं उसे जल प्रदूषण कहते हैं। इसके अलावा मास ने 1964 में जल प्रदूषण की एक प्रिसाइज या छोटी सी डेफिनेशन दी थी। उनके हिसाब से जल के गुणों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन जो जल की उपयोगिता को अहितकारी बनाता है उसे जल प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषित जल का उपयोग करने से अनेक प्रकार की गंभीर बीमारियां जैसे हैजा, पीलिया, आंत्रशोथ, मोतीझरा इत्यादि हो जाती है। भारत में सभी मानव रोगों में जो 2/3 रोग है वह वाटरबोर्न है या जल जनित है। जल जो है प्रदूषण इतना खतरनाक पहुंच चुका है कि वह विभिन्न जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। अब व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन? वाटर पोल्यूशन के क्या प्रमुख सोर्स हैं? यह एक बहुआयामी समस्या है, मतलब मल्टी डायमेंशनल ये प्रॉब्लम है। इसके प्रमुख स्रोत क्या हैं, किस वजह से जल प्रदूषित होता है? नंबर 1 है डोमेस्टिक वेस्टेज या घरेलू वाहित मल। अधिकांश महानगर और प्रमुख शहरों के किनारों पर जो है वो नदियों के किनारे स्थित है, जिसकी वजह से जो जितने भी वेस्टेज होते हैं, होम वेस्टेज जो कि किचन के हों, चाहे छोटे जीव जंतु, दीमक, क्रोच, मक्खियाँ इत्यादि को मारने वाले रसायन हो, डिटर्जेंट्स हों, साबुन, सोडा, पुराने कागज, कपड़े, घरेलू रसोई में होने वाले उपयोग जो हैं, ये सब चीज़ें जल में प्रवाहित कर दी जाती हैं। ये सभी अपशिष्ट पदार्थ कस्बों और शहरों में नालियों के द्वारा एकत्र होकर तालाबों, नदियों और झीलों में प्रवाहित कर दिए जाते हैं, जिसके बाद ये अंत में जाकर समुद्र से मिल जाते हैं। इस तरह से यह एक प्रमुख सोर्स है वाटर पोल्यूशन का। दूसरा है इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट डिस्चार्ज, उद्योगों से निकलने वाले रासायनिक अपशिष्ट। इसके अंदर मुख्यतः औद्योगिक इकाइयों में मशीनों को ठंडा करने, विभिन्न रसायनों की सांद्रता को कम करने तथा मशीनों की सफाई के लिए जो जल उपयुक्त होता है उसकी अधिक मात्रा होती है। इसमें से जो बचा हुआ जल है वह समुद्र और झीलों में छोड़ दिया जाता है। इसके अतिरिक्त ताप ऊर्जा संयंत्र, तेल शोधक कारखाने, इस्पात, उर्वरक, कागज, रबड़, शराब उद्योग, कपड़ा रंगाई और चर्म शोधन कारखाने इत्यादि भी ऐसे कारखाने या उद्योग हैं जिनके द्वारा रासायनिक अपशिष्ट जो है वह जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। तीसरा है एग्रीकल्चरल वेस्ट। इसके अंदर मुख्यतः नाइट्रोजन और फॉस्फेट युक्त केमिकल फर्टिलाइजर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स, वीडीसाइड्स, रेटिसाइड्स, बायो एसिडिक एसिड्स इत्यादि इसमें आते हैं। इसके अलावा कुछ जो टॉक्सिक
सब्सटेंसेस हैं जैसे DDT, 2,4-D, बेंजीन, हेक्साक्लोराइड, एल्ड्रीन, हेप्टाक्लोर इत्यादि जो कीटाणुनाशक होता है, यह भी या तो बरसात के पानी के साथ बहकर नदियों झीलों में चले जाते हैं और ये साथ साथ खेतों की मिट्टी को भी प्रदूषित करते हैं। द फोर्थ नंबर इज रेडियोधर्मी अपशिष्ट पदार्थ, रेडियो एक्टिव वेस्ट। आधुनिक दौर का जो है परमाणु युग है, इसमें चिकित्सा, वाहन, बिजली उत्पादन, फूड प्रिजर्वेशन इत्यादि में रेडियोधर्मी पदार्थों का उपयोग किया जाता है। परमाणु विस्फोटों के बाद और विभिन्न परमाणु संयंत्रों से निकलने वाले जो रेडियोधर्मी पदार्थ है वह भी जल में पहुंचकर इसके गुणों को नेगेटिव प्रभाव डालते हैं। द नेक्स्ट वन इज ऑयल पोल्यूशन। विश्व के अधिकांश देशों में खनिज तेल एवं पेट्रोलियम उत्पादों का आयात समुद्री मार्ग से मालवाही जलयानों के द्वारा होता है और कभी कभी दुर्घटनावश क्या होता है कि जलयान डूब जाते हैं, पूरा का पूरा तेल जो ऑयल है वह पानी में बह जाता है, जो पूरे जल को प्रदूषित कर देता है। इसकी वजह से जल के जो उपयोगी लक्षण है वह नष्ट हो जाते हैं और वहाँ रहने वाले जीव जंतु और पौधों को नुकसान होता है। 6 नंबर पे है सस्पेंडेड पार्टिकल्स या हवा में निलंबित कण। किसान अपनी फसलों के बचाव हेतु अनेक प्रकार के कीटनाशी और कवकनाशी रसायनों का छिड़काव करते हैं, जो कि इसके साथ ही इसका छिड़काव जो है वायुयान द्वारा भी किया जाता है। यह सूक्ष्म कण हवा में तैरते रहते हैं और बरसात के पानी के साथ जल स्रोतों में पहुंच जाते हैं। द नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर। अब आप देखिए कि टेम्परेचर किस तरह से वाटर पॉल्यूटेंट हो सकता है। परमाणु ऊर्जा और तापीय ऊर्जा इकाइयों में जहाँ बिजली का उत्पादन होता है, वहाँ इन उत्पादन के जो काम में आती है मशीनें, उनको ठंडा करने के उद्देश्य से पानी की मात्रा की आवश्यकता होती है। इसको ठंडा करने के लिए जो पानी काम में लिया जाता है वह गर्म हो जाता है और उस गर्म पानी को जल स्रोतों में छोड़ दिया जाता है। इसकी वजह से तापमान बढ़ जाता है और यह तापमान को इसको थर्मल पोल्यूशन या तापीय प्रदूषण कहते हैं। अब जल प्रदूषण के क्या दुष्प्रभाव हैं। नंबर 1, इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट का क्या प्रभाव पड़ता है। विभिन्न प्रकार के अम्ल और क्षारीय पदार्थ जो जल स्रोत में छोड़ देते हैं, उससे उसका जल का पीएच में बदलाव आ जाता है। क्योंकि जीव जंतु और पौधे पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं, इसलिए परिणाम स्वरूप जीवन यापन में कठिनाइयाँ आ जाती हैं। सभी प्रकार के औद्योगिक अपशिष्ट और जल प्रदूषकों में पारा निश्चित ही सबसे घातक जल प्रदूषक होता है। यह कम्युलेटिव पॉइजन के नाम से इसको जाना जाता है। यह जो पारा है जनरली जलाशय की तलहटी में जमा हो जाता है और मिथाइल मरकरी के रूप में वहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है, जो कि एक चिरस्थायी जल प्रदूषक का कार्य करता है। इस वजह से वृद्धि की जो प्रक्रिया है, फूड चेन भी प्रभावित होती है और बायोमैग्निफिकेशन की प्रक्रिया भी बढ़ जाती है। तीसरा, सजीव प्राणियों में स्तनधारियों और मनुष्य के तंत्रिका तंत्र पर इसका गलत प्रभाव पड़ता है। कई बार मिनामेटा खाड़ी दुर्घटना के सामने इसका एक एग्जाम्पल हमारे सामने है। यहाँ पर क्या हुआ कि समुद्री खाद्य व्यंजन सी फूड जो था वह मिथाइल मरकरी द्वारा संक्रमित था, जिसकी वजह से वहाँ आसपास में रहने वाले लोगों के पैरों, होठों, जीभ में सुन्न हो जाता था। बच्चों में लकवा, मिर्गी और दिमाग अविकसित रह जाता था। इसके अलावा बहरापन, दृष्टि का धुंधला होना, भद्दापन और उदासीनता इत्यादि भी विकार विकसित हो जाते थे। द फोर्थ पॉइंट इज, जिस तरह पारा एक कम्युलेटिव पॉइजन है, उसी तरह सीसा भी एक कम्युलेटिव पॉइजन है, जो कि विभिन्न एंजाइमी जो प्रोसेस है, जो सेल के मेटाबॉलिज्म में जो कई तरह के एंजाइम काम में आते हैं, उसमें इंटरफियर करता है बीच में। इसकी वजह से मनुष्य की मसल्स में, नर्वस सिस्टम में और डाइजेशन में कई तरह के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। कल कारखानों के द्वारा जो फ्लोराइड अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, उस तरह के जल का सेवन करने से फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। इसके अंतर्गत मनुष्य में कुबड़ापन आ जाता है और इसके मनुष्य के अस्थियों, जॉइंट और मेरुदंड मतलब बैकबोन में कठोरता या रिजिडनेस आ जाती है। नेक्स्ट है, कैल्शियम युक्त पदार्थों के प्रति फ्लोराइड विशेष यौगिक बना लेता है, जिसकी वजह से ये कैल्शियम जो है हमारी बॉडी को अवेलेबल नहीं होता है और मनुष्य के दांतों में धब्बे इत्यादि बढ़ जाते हैं। इसके पैरों जो है घुटने मुड़े हुए हो जाते हैं, जिसको कि नॉक नी सिंड्रोम कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें ये घरेलू वाहित मल के क्या दुष्प्रभाव हैं। घरेलू जो वातावरण में जो ऑक्सी या वायु एरोबिक जीवाणु पाए जाते हैं, ये प्राकृतिक रूप से अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन करते हैं, परंतु इनकी मात्रा अधिक होने से प्राकृतिक जल में यह जल शुद्धिकरण की क्षमता इनकी समाप्त हो जाती है और जल प्रदूषक हो जाता है। इसकी वजह से एक टर्म आती है एल्गल ब्लूम, वह डेवलप हो जाते हैं। यह क्या होता है कि जीव जो है शैवालों में
शैवालों की जलाशय में तेजी से वृद्धि के लिए यह प्रभावी होता है और यह एक एल्गल ब्लूम कर देता है जिसमें कि शैवालों की तीव्र वृद्धि हो जाती है और जो जल है उपस्थित वह दुर्गंधमय हो जाता है और मनुष्य और जानवरों के लिए पेय नहीं रहता है। इसके बाद जो जैविक ऑक्सीजन मांग है वह अधिक हो जाती है और बीओडी का मान कार्बनिक पदार्थों की जलाशय में उपस्थिति के समानुपाती होता है। मतलब कि जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसकी डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि वहाँ पर जो है एल्गल ब्लूम बन जाते हैं। गुलित ऑक्सीजन की उपयोग करने से मृत शैवाल और थैलस व अन्य मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन धीरे धीरे हो पाता है। इसलिए बीओडी का अध्ययन कर किसी भी जलाशय में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है। इस प्रक्रिया को यूट्रोफिकेशन या सुपरिपोषण कहा जाता है या जलाशय में पोषक मात्रा की बढ़ोतरी भी इसको कहा जाता है। न्यूट्रिएंट्स एनरिचमेंट इन द वाटर बॉडी भी इसको कहा जाता है। धीरे धीरे शैवालों के जो मृत शरीर और मृत कार्बनिक अवशेषों के विघटन से जलाशय में बीओडी का मान बढ़ जाता है और यह श्वसन के लिए जो ऑक्सीजन ज़रूरी होती है उसमें कमी आने लग जाती है। इस प्रकार जलाशय का जल अत्यधिक प्रदूषित हो जाता है और ऐसा जल पेय जल के रूप में सेवन अगर कर ले कोई तो मनुष्यों में पेचिस, अमीबोसिस, पीलिया, हैजा और टाइफाइड इत्यादि रोग हो जाते हैं। द थर्ड वन इज की इफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल केमिकल्स का क्या प्रभाव पड़ता है। आधुनिक कृषि में जो रासायनिक उर्वरकों का अधिक जो उपयोग हो रहा है जिसमें जनरली नाइट्रोजन युक्त उर्वरक होते हैं यह जल में संचय हो जाते हैं। ये नाइट्राइट यौगिक रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर मेट हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं जो कि मनुष्य के रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा के परिवहन में रुकावट डालता है, उसका प्रभाव कम कर देता है और यह इसके परिणाम स्वरूप मानव में त्वचा का रंग नीला हो जाता है। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र के निवासियों में नाइट्रेट विषुलता अधिक पाई जाती है। कृषि कार्यों में फसल की विभिन्न पेस्ट, कीट, कवक और जो पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ होता है, इसके अलावा DDT, PCB, 2,4-D, 2,4-ST इत्यादि का जो उपयोग होता है यह पानी के साथ बहकर नदी, तालाब और झीलों में प्रवेश कर लेते हैं। इस वजह से ये प्रविष्ट होकर विषैले रसायन खाद्य श्रृंखला के सभी उच्च स्तरों में एकत्र होकर अपनी मात्रा में और अधिक वृद्धि कर देते हैं जिसको बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है और यह एक खाद्य श्रृंखला से दूसरे खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। DDT की सब्जियां और अन्य खाद्य पदार्थों में उपस्थिति के कारण इन खाद्य पदार्थों के उपयोग से मनुष्य में कैंसर रोग होने की आशंका बढ़ जाती है। जलाशयों में इनकी उपस्थिति से फाइटोप्लैंक्टन में प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। अनेक प्रकार के पक्षी प्रजातियों में प्रजनन क्षमता पूर्णतः नष्ट हो जाती है और इस वजह से वह धीरे धीरे विलुप्त होने लगते हैं। पादप में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अवरुद्ध होने लगती है, पत्तियां गिर जाती है और इसकी आंतरिक संरचना में फ्लोएम ऊतकों में अभिवृद्धि होने लगती है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। परमाणु हथियारों की होड़ विश्व में बहुत बढ़ गई है और सभी अपने अपने क्षेत्र में परमाणु परीक्षण करते हैं जिसके फलस्वरूप परमाणु विस्फोट की अधिक मात्रा में रेडियोधर्मी पदार्थ उत्पन्न हो गए हैं। इसमें यह जो रेडियोधर्मी पदार्थ है यह वायुमंडल की विभिन्न परतों में प्रवेश कर लेते हैं, बाद में धीरे धीरे संघनित होकर जल की बूंदों के साथ वापस पृथ्वी के वायुमंडल में या धरती पर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से इसको रेडियो एक्टिव फॉलआउट कहा जाता है। धरती के सतह पर पहुंचते ही ये रेडियोधर्मी पदार्थ मृदा, जल और वातावरण में घुल मिल जाते हैं और खाद्य श्रृंखला के द्वारा विभिन्न सजीवों के शरीर में प्रवेश करते हैं। यह बहुत सारी गंभीर बीमारियां जैसे ब्लड कैंसर, तंत्रिका तंत्र, किडनी, आइज, लंग्स, जनन ग्रंथियां, संवहनी तंत्र और अस्थियां जैसे बोन्स इत्यादि को प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त यह जीन्स में म्यूटेशन के लिए भी उत्तरदायी होते हैं जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं। नाउ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अनेक तापीय और परमाणु ऊर्जा इकाइयों की मशीनों को ठंडा करने के लिए जो जल यूज में किया जाता है और वह गर्म जल जब वाटर बॉडीज में प्रवाहित कर दिया जाता है तो उन वाटर बॉडीज का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसकी वजह से जो टेम्परेचर के प्रति संवेदनशील और कम सहिष्णुता रखने वाले जलीय पौधे और जीव जंतु हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। सतही जल के प्रदूषण से आज मानव समाज में अनेक भूमिगत जल प्रदूषण की जो है समस्या वह भी उत्पन्न हो गई है। सरफेस वाटर तो पॉल्यूट होता ही है, इसके साथ साथ जो अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं वह भी पोल्यूटेड होते जा रहे हैं।
यह एक गंभीर समस्या है क्योंकि नाली, सेप्टिक टैंक और कारखानों से निकलता जो दूषित जल है ये भूमिगत जल स्रोतों को भी वहाँ पर भी पहुँच जाता है और वहाँ पर रिसाव के द्वारा पहुँचता है और उनको भी पोल्यूट कर देता है। तो वाटर पोल्यूशन को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? व्हाट आर द मेथड्स टू कंट्रोल द वाटर पोल्यूशन? निम्न प्रकार के उपायों से वाटर पोल्यूशन को प्रभावी रूप से कंट्रोल किया जा सकता है। पहला, जल प्रदूषण के नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावी उपाय है पारिस्थितिकी तंत्र के स्थायीकरण का। इन अवशिष्ट पदार्थों के इनपुट में कमी करना, पोषक तत्वों की प्रति जैवभार का एकीकरण, पृथक्करण इत्यादि प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। दूसरा, जो घरेलू वाहित मल है उसका अपशिष्टों का रिसाइकलिंग और रीयूटिलाइजेशन करना चाहिए। इन अपशिष्ट पदार्थों के पुनर्चक्रण द्वारा ईंधन, गैस और विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। इनके पुनर्चक्रण से जो है पोल्यूशन थोड़ा सा कम होगा। तीसरा, पर्यावरण विज्ञानियों द्वारा जैविक, रासायनिक और रेडियोधर्मी प्रदूषक पदार्थों को अलग करने के लिए अनेक भौतिक और रासायनिक क्रियाविधियों का उपयोग किया जाता है। इनमें इलेक्ट्रोलाइसिस, एड्सॉर्प्शन, आयन एक्सचेंज, प्रतिलोमी परासरण या रिवर्स ऑस्मोसिस इत्यादि प्रमुख है। इनके द्वारा औद्योगिक इकाइयों के अपशिष्ट पदार्थों को प्रदूषकों से अलग करके उसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। चौथा है, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अपशिष्ट पदार्थों को जल में छोड़ने से पहले इनसे रेडियोधर्मी प्रदूषक पदार्थों को पृथक कर लेना चाहिए। इनके अतिरिक्त निलंबित कणों को छानकर एवं रासायनिक प्रक्रिया द्वारा इनके विषैले पदार्थों को भी अलग कर लेना चाहिए। पांचवा है, वाटर ट्रीटमेंट भी जल प्रदूषण को नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण प्रभाव है। इसमें वाहित मल विशेष प्रकार से जलाशयों में भर दिया जाता है जिसको ऑक्सीडेशन पॉन्ड कहा जाता है। यहाँ पर घरेलू और अपशिष्ट पदार्थों को तनुगोल कार्बनिक पोषक पदार्थों के साथ जलाशयों में भर दिया जाता है। सूर्य के प्रकाश और कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति में अनेक शैवाल और जीवाणु विकसित हो जाते हैं जो इनका अपघटन करके जल को शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार के जल में क्योंकि पोटेशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस यौगिक अधिक होते हैं इसलिए इनका उपयोग सिंचाई के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा पारित जो जल प्रदूषण नियंत्रण कानून 1974 में बनाया था उसकी अनुपालना दृढ़तापूर्वक निश्चित करनी चाहिए, उसको कड़ाई से प्रयोग में लाना चाहिए। एंड द 7th नंबर इज, प्रदूषण और इसके दुष्प्रभावों के बारे में जनरली अवेयरनेस जगानी चाहिए पब्लिक के बीच में, जो कि संगोष्ठियों, सेमिनार्स, लघु नाटिकाओं और कविताओं के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न करनी चाहिए। और प्रदूषण नियंत्रण जो कार्यक्रम है उसमें सामान्य जन की भागीदारी बढ़ानी चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के बारे में था, इसमें हमने वाटर पोल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ी है। इसके विभिन्न जो पोल्यूटेंट्स हैं, सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन हमने पढ़े हैं कि कौन कौन से सोर्सेस है वाटर पोल्यूशन के और उनका प्रकृति पर या क्या मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन हमने पढ़ा। देन आफ्टर हमने पढ़ा कि किस तरह से वाटर पोल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। थैंक यू।